मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है बहुत सारा चैप्टर में इसका काफ़ी एप्लीकेशंस है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है इसके एप्लीकेशन इतने ज़्यादा है कि हर चैप्टर में इसका यूज़ होता है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस या पीरियोडिसिटी और रिडॉक्स रिएक्शन, ये 4-5 चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का है, जो पूरे और भी चैप्टर जो है इस पे बेस्ड होते हैं। अगर ये 4-5 चैप्टर अगर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया जाए तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे केमिस्ट्री में इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है उसको पढ़ने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। या यूँ कहें कि ये चैप्टर मजबूत होने के बाद ही कोई दूसरा चैप्टर जो है मजबूत हो सकता है या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, जिससे क्या होगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से और जल्दी बन सकते हैं। किसी भी चीज़ का बेस होता है केमिस्ट्री में। ये 4-5 चैप्टर जो है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस, ये 4-5 चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो हम लोग आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर या टॉपिक बोल लीजिए, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट में पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मोल को हम कैसे समझते हैं या कैसे लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में मोल का मीनिंग या इसका मतलब समझ लेने के बाद मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी हो जाएगा या हम लोग अच्छे से उसको आगे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि मोल है क्या चीज़। मोल, ठीक। मोल क्या है? तो मोल जब हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल का मतलब मोल के बारे में जानना, या मोल पहले अगर समझ लेंगे तो आगे काफ़ी कुछ क्लियर होते चला जाएगा और काफ़ी ये टॉपिक इजी हो जाएगा। तो मोल क्या है? कुछ है नहीं, ये सिंपल एक यूनिट है। यूनिट दैट मीन्स मास के लिए केजी यूनिट होता है, डिस्टेंस के लिए मीटर होता है, या जो और भी जो होता है अदर यूनिट्स अदर सिस्टम्स में। तो जो भी मेज़रमेंट करने के लिए जो यूनिट होता है उसी तरह का ये यूनिट है। लेकिन ये मोल यूनिट जो है वो एक केमिकल यूनिट है। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल यूनिट कहते हैं। तो इसके लिए क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं? इट इज़ ए केमिकल यूनिट। इट इज़ ए केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट। It is a chemical unit for mass, मास से पहले हम क्या नंबर लिख लेते हैं? वो भी होता है, दोनों होता है, एक्चुअली 3 होता है। फॉर नंबर, मास एंड वॉल्यूम। ये केमिकल यूनिट है। किसके लिए है? नंबर के लिए, मास के लिए, वॉल्यूम के लिए। ये ऐसे समझ सकते हैं, या इसको और एक अलग भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ सिंपली ए यूनिट फॉर काउंटिंग। इट इज़ simply a unit for counting entities counting entities at microscopic level। माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है कि एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को काउंटिंग करने के लिए जो है मोल का हम यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स,
जैसे माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या सिंपली मतलब होता है यहाँ पे केमिस्ट्री में, जैसे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो गया, ये हो गया, उसके बाद फिर क्या एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक, मॉलिक्यूल्स हो गया, उसके बाद और क्या हो सकता है, और भी चीज़ हो सकता है जैसे आयंस हो गया, ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यहाँ पे जो हम मोल का जो दूसरे अर्थ में समझने का कोशिश किए हैं कि ये सिंपली यूनिट है काउंटिंग के लिए एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का काउंटिंग अगर करते हैं तो वहाँ पे हम मोल को यूज़ करते हैं, मोल को समझते हैं उस सेंस में, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, तो ये सब क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गया। अब इस लेवल पे ये इन सब चीज़ों का अगर काउंटिंग अगर हम करेंगे तो वो काउंटिंग के लिए जो यूनिट होगा वो मोल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है, ये हो गया। ऐसे भी साइंस में टर्म सबको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साइंस जो होता है एक टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट भी हम उसको कह सकते हैं। साइंस में जो वर्ड्स होते हैं, जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं या साइंस के जो वर्ड्स होते हैं, उसके मीनिंग्स को समझ लेने के बाद साइंस को पढ़ना या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए टर्म्स को हम लोग समझने पे ज़्यादा जोर डालेंगे। उसके बाद फिर टर्म्स के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स है उसको तो समझेंगे ही और पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चंस बनाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़ते ही है इसलिए कि क्वेश्चंस हम लोग से बन पाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बन पाए क्वेश्चन। ये इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ये मोल पढ़ लिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए या कोई भी और टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़ लिए तो उसका यूज इंस्टेंटली जो है उसका एप्लीकेशन से या उससे कुछ और काम जो है हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़ते हैं इसलिए कि क्वेश्चंस अच्छे से बन पाए ताकि नीट या जेई में जो है काफ़ी क्वेश्चंस को एक सर्टेन टाइम में जो है सॉल्व कर ले क्वेश्चंस को, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मोल का मतलब ये हो गया। अब मोल कॉन्सेप्ट मोल जो है हम लोग 3 टर्म्स में मोल को पढ़ने का कोशिश करेंगे। मोल को 3 टर्म्स में पढ़ने का कोशिश करेंगे और जैसे ही तीनों टर्म्स में पढ़ लेंगे तो समझ ये लेना है कि मोल क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, मतलब मोल का टॉपिक्स जो है वो फिनिश्ड हो गया। तो मोल इम्पॉर्टेंट होता है और इसको क्या है कि 3 टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, पहला जो है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। दूसरा हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ, यहाँ ऑफ छूट गया, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। एंड थर्ड इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये 3 टर्म्स में हम लोग मोल को पढ़ते हैं। तीनों टर्म्स में पढ़ लिए मतलब मोल फिनिश्ड हो गया, मोल समझ में आ गया। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट का या मोल का, वो पूरा का पूरा समझ सकते हैं हम इन तीनों टर्म्स में पढ़ने के बाद। और जितना
एक बेसिक्स तो पूरा इन तीनों को पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें होती हैं जो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक ये धारणा है कि मोल में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, तो फार्मूला तो ठीक बात है, फार्मूला को याद करना, फार्मूला से क्वेश्चंस बना ठीक है, लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं रहे तो फिर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं या बताने वाले हैं कि मोल में जो बेसिक मोल का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बात है, वो हम लोग बेसिक बात को जो है बिना किसी फार्मूले को बिना फार्मूले से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। मतलब फार्मूला का यूज नहीं भी अगर आता है या नहीं फार्मूला याद है तो भी बिना फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मोल के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला हमें आएगा तो ही मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा। बिना फार्मूला से भी क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। इसी पे ज़्यादा हम जोर डालने का कोशिश करेंगे कि बिना फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनेगा मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बिना फार्मूले से मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड्स मैथ का ऐसा मेथड्स है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। यूनिटरी मेथड केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस या मेथड है जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। यूनिटरी मेथड इज मोस्ट यूजेबल मैथमेटिकल मेथड इन केमिस्ट्री। समझिए फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूनिटरी मेथड यूज़ किए जाते हैं। यूनिटरी मेथड से सीधा का सीधा क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे बातों को ड्राइव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट तो इस पे टोटली बेस्ड है। यूनिटरी मेथड आता है तो मोल कॉन्सेप्ट आता है। यूनिटरी मेथड कुछ नहीं, छोटा सा मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशन या मेथड्स कह लीजिए या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह लीजिए, वो है। यूनिटरी मेथड से मोल कॉन्सेप्ट का बिना फॉर्मूला का हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसी भी बिना किसी एनी डाउट के। ठीक है। तब हम लोग बारी बारी से मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये बारी बारी से हम लोग ये तीनों को पढ़ेंगे। तीनों को जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही ये तीनों पढ़ने के बाद क्या है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की तरफ। पहला मोल का, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के टर्म में मोल को कैसे हम समझ सकते हैं ये देखना है। ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस जो बताया जा रहा है उसको समझना है। सिंपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। साइंस पूरा का पूरा साइंस ही सिंपल है। वैसे भी अगर कोई चैप्टर टॉपिक्स या किसी भी चीज़ को समझ में आ जाता है तो सिंपल है, नहीं समझ में आ जाता है तो डिफ़िकल्ट। साइंस वैसे सिंपल है, बस समझने की बात है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को कैसे हम समझते हैं, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या है, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 particles 23 particles of any substance
any substances is called mole, is called 1 mole. Simply 1 mole is called 1 mole in terms of mass, in terms of mass। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के बराबर पार्टिकल्स का अगर कलेक्शन कर ले तो वो 1 मोल कहलाया, लेकिन नंबर के टर्म में कहलाया। तो नंबर के टर्म में 1 मोल का मतलब ये होता है, इतने नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के बराबर अगर किसी भी पार्टिकल्स को अगर कलेक्शन कर ले तो वो 1 मोल कहलाया नंबर के टर्म। ये समझने की बात है कि 1 मोल है किसके टर्म में, नंबर के टर्म में। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब इसको आगे और समझते हैं कि आगे इसमें और क्या हम समझ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, अब बहुत सिंपल है, इसमें किसी तरह का कोई फार्मूला वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे इसको समझते हैं, यूनिटरी मेथड इम्पॉर्टेंट है, उसी से सब कुछ हम लोग समझ जाएंगे। तो यूनिटरी मेथड से समझते हैं कि ये कैसे सिंपल और कैसे क्वेश्चन इजीली बनता है। ठीक है, अब जैसे फॉर्मूला डेवलप करने से पहले रिलेशन को डेवलप किया जाता है, इक्वेशंस को डेवलप किया जाता है। तो अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर ले किसी भी दो चीज़ के बीच में तो वो बात इजी हो जाती है समझना, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाना काफ़ी इजी हो जाती है। तो हम लोग पहले रिलेशंस को समझते हैं मोल इन टर्म्स में कि क्या क्या रिलेशंस हो सकता है मोल में। ठीक है, देखते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, इज इक्वल टू Na, N A या कैपिटल N भी क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, Na या कैपिटल A। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, एवोगाड्रोज नंबर का ये रिप्रेजेंटेशन है, Na या N। ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो Na ही है। Na को ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंटली, यही इसी को Na को ही यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत जगह दिखता भी नहीं है, बहुत सारे बुक्स में तो ये दिखता भी नहीं है। तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन इससे होता है, इससे होता है, कौन सा पॉपुलर है। हालांकि थोड़ा सा अगर इस सब चीज़ पे भी ध्यान दे देते हैं तो बात काफ़ी इजी हो जाती है और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। ये एक तरह का क्या है, रिलेशन हो गया 1 मोल और एवोगाड्रोज नंबर में। ये 1 मोल और एवोगाड्रोज में ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होती है मोल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस को बनाने के लिए। या और भी टॉपिक्स में रिलेशन को समझ में आ जाने के बाद क्या हो सकता है कि उसका फॉर्मूला भी याद आ सकता है और क्वेश्चन भी काफ़ी ईजिली और अच्छे से बन सकता है। तो ये रिलेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे पार्टिकुलरली इन दिस चैप्टर। और रिलेशन के बाद यूनिटरी मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके यूज़ से क्या कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। दैट मीन्स कि एवोगाड्रोज नंबर जो हो गया, एवोगाड्रोज नंबर जो हो गया वो कुछ और नहीं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही है। पार्टिकल्स या पार्टिकल्स नहीं भी लिखेंगे तो इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं।
पार्टिकल नहीं भी लिखेंगे तो भी सिंपली हम 6.022 इंटू 10⁻23 जो ये नंबर है उसको हम एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर जो इम्पॉर्टेंट है, एवोगाड्रोज नंबर पे ही सारा मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये एवोगाड्रोज नंबर इतना कैसे आया, किस तरह से आया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कहीं पूछा नहीं जाता है, न किसी बहुत सारे बुक्स में भी इसके बारे में वैसा कुछ एनालिसिस या वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एवोगाड्रोज नंबर इतना ही कि कैसे आ गया। ये इसके बारे में दो बातें हैं, एक तो थियोरेटिकल बात है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल बात है। तो एक्सपेरिमेंटल बातें तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, उसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि हाँ एवोगाड्रोज नंबर का मतलब इतना हुआ, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, समझ गए। लेकिन थियोरेटिकली भी इसको हम समझ सकते हैं कि इतना कैसे आया था, इसको भी। तो इसके लिए जो है हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये रिलेशन है, ये इम्पोर्टेंट है। रिलेशन से हम लोग क्या, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे कि रिलेशन से ही फॉर्मूला डेवलप होता है। रिलेशन अगर समझ में आ गया तो फॉर्मूला भी डेवलप हो जाएगा और आगे भी समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। ये हो गया। अब जो है Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब क्या होता है, ये तो एवोगाड्रोज नंबर है। लेकिन एवोगाड्रोज नंबर को अगर पूरा ओपन फॉर्म में लिखे, पूरे डिजिट्स में लिखे, तो ये बहुत बड़ा डिजिट्स है, बहुत ही बड़ा डिजिट्स है। अब ये क्या हो सकता है, ये देख लेने की बात है, समझने की बात है। ठीक है, तो ये हो गया 602 2 0 0 0। ठीक, उसके बाद फिर 0 0 0, फिर क्या हो गया 0 0 0, फिर क्या हो गया 0 0 0, फिर क्या हो गया, ठीक है 0 हो गया, ठीक 0 0 0 0, ठीक। और ये लास्ट थर्ड 0, ठीक, ये हो गया। तो ये जो है हमारे इंडियन जो हमारे इंडियन काउंटिंग है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इससे बियॉन्ड चला जाता है। हालांकि इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, बियॉन्ड तो वैसा नहीं कह सकते हैं कि बियॉन्ड चला जाता है, उसको भी अलग तरीके से काउंट किया जा सकता है। लेकिन समझने की बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, एवोगाड्रोज नंबर। इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक। तो इस तरह से अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक, 21 हो गया, 22 23, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 10⁻1 तो है, तो ये फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 6.022 इंटू 10⁻23 इसका ये इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, एवोगाड्रोज नंबर है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है, इसी पे पूरा का पूरा मोल बेस्ड है। अब आगे समझते हैं कि रिलेशन से कैसे हम लोग फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, यही तो समझने की बात है। ये समझ में आ जाए तो फिर सब ठीक है।
ठीक है, अब रिलेशन कैसे समझते हैं, तो जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे कि Na इज इक्वल टू, सॉरी Na नहीं, ये लिखे थे, क्या लिखे थे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये लिखे थे पार्टिकल्स, इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, ये लिखे थे। तो यहाँ ये क्या है, एक तरह का रिलेशन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स, हेंस सिंस इतना 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स और एवोगाड्रोज नंबर, हेंस क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या डेवलप हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro's number, that means 6.022 into 10⁻23। ये इस रिलेशन से डेवलप हुआ ये फॉर्मूला। कैसे, 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, दैट मीन्स किसी भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें मिल जाएगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। क्यों भाई, तो 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, तो यूनिटरी नंबर से अगर कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम आराम से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एवोगाड्रोज नंबर या 6 पॉइंट। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो गिवन पार्टिकल्स है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज गिवन डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये जो फॉर्मूला है ऊपर के रिलेशन से आया है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला डेवलप किए हैं, लेकिन सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये इस रिलेशन से बनेगा। हमको ये फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे उसे उतना कोई खास मतलब नहीं है। अगर ये रिलेशन हमको पता है कि 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, तो एक गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम कितना मोल्स होगा वो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला से याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस है क्वेश्चंस ये है, नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो हम सीधा रिलेशन से जानते हैं कि एवोगाड्रोज नंबर के बराबर जो पार्टिकल्स होता है उसको हम 1 मोल कहते हैं। यूनिटरी मेथड्स से कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि इतना पार्टिकल्स में 1 मोल कहलाया तो इतना पार्टिकल्स में कितना कहलाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल बात है। सिंस Na particles called as 1 mole, then this particle what will be the number of moles। तो ये जो हो जाएगा Na पार्टिकल्स में 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स कितना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस हो गया, ये यूनिटरी मेथड लगा दिए, सिंपल बात है, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। अब इसको ऐसे लिख देंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 सॉरी इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स है, क्वेश्चन में गिवन है 25 पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 एवोगाड्रोज नंबर होगा 6.022
इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल बात है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या है, ये भी सिंपल है, 23 है, 25 है, तो यहाँ पे कितना हो जाए, 10⁻5 है, तो 10⁻, सिंपल 2 हो गया। दैट मीन्स कि ये जो नंबर ऑफ मोल होगा वो 100 मोल्स होगा, 100 मोल्स होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। बिना फॉर्मूला के हम लोग यूनिटरी मेथड से मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, अभी किए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है कुछ, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इतना ही है, इतना ही से हम नंबर के टर्म में मोल को अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्या है कि इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पढ़ना क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो ये तो ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे, मास के टर्म में मोल का क्या मतलब होता है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े नंबर के टर्म में मोल्स का क्या मतलब होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मास के टर्म में मोल्स का क्या मतलब होता है, या मास के टर्म में मोल्स को कैसे समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या है, मोल के बारे में कुछ जान लें, अबाउट मोल्स, कि मोल क्या है, कैसे है। हालांकि क्वेश्चंस बनाने के लिए अबाउट मोल्स या मोल्स के बारे में जानने से कुछ वैसा बेनिफिट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मोल के बारे में अगर हमको नहीं पता है, कुछ हिस्टोरिकल बात भी बोल सकते हैं, या मोल्स, एक मोल्स कैसे हुआ था, या किस तरह से मोल कैसे 1 मोल कहलाया, उसको जानने में कैसे मोल कहलाया लाया उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन बात ऐसा है कि इसको जानने से और नहीं जानने से वैसा कुछ क्वेश्चंस बनाने में कुछ डिफरेंसेस या अंतर नहीं आता है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बात है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि मोल्स के बारे में क्या है, ये कैसे हम लोग, ये कैसे जाना गया था। जो हमारे केमिस्ट्री के विख्याता लोग हैं, या जो हमारे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, या जो हमारे केमिस्ट्री के जानने वाले लोग सब हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या समझते हैं, वो कैसे मोल को समझे थे, वो हम लोग थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मोल्स कैसे समझा गया था, थोड़ा हिस्टोरिकल बात देख लेते हैं, या हिस्टोरिकल नहीं कहें तो जो थोड़ा सा बात है इसके बारे में वो देख लेते हैं कि अबाउट मोल क्या है। अबाउट मोल हिस्टोरिकल बात कहें, या द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मोल विच इज एराइज्ड, ठीक। तो ये देखते हैं कि क्या है। तो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, द अमाउंट ऑफ substance the amount of substance that contains as many specified elementary particles, as the number of atoms in
12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप, कार्बन या C12 आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, ये स्टेटमेंट था। अब इसको समझते हैं कि क्या है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स में, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक मोल कहलाते हैं। ठीक, एक मोल कहलाते हैं। ठीक, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस में जो स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो उस एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मोल के टर्म में अगर समझते हैं या मोल के टर्म में समझने का कोशिश करते हैं, तो वो मोल उतना ही कहलाता है या उतना ही मोल होता है जो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप्स के में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा वही क्या होगा, मोल्स कहलाएगा। तो ये क्या है, मोल्स के बारे में ये छोटा सा बात है। लेकिन इससे मतलब क्या है, इसके बाद क्या होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि 12 ग्राम कार्बन जो आइसोटॉप्स C12 आइसोटॉप्स है उसको लेते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया कि C12 आइसोटॉप्स जो होगा, C12 आइसोटॉप्स जो हो गया, आइसोटॉप्स जो हुआ वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। अब जितने भी मोल्स का कंपैरिजन है, जितने भी पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का जो कैलकुलेशन करने का जो मेथड होगा वो इसी के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स को ही क्यों लिया गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए लिया गया कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि C12 आइसोटॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या यूँ कहें तो कार्बन के C12 आइसोटॉप्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और स्टेबल होने की वजह से इसके 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स आया था वो एवोगाड्रोज नंबर के ही बराबर था। इसलिए क्या हो गया, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड हो गया मोल को कैलकुलेट करने के लिए या मोल को समझने के लिए, या किसी भी दूसरे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल जो होगा उसको कैलकुलेशन करने के लिए, उसको जानने के लिए का C12 आइसोटॉप्स को स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात था, स्टैंडर्ड मान लिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 ग्राम है, दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन या C12 आइसोटॉप्स, C12 ग्राम ऑफ कार्बन या C12 आइसोटॉप, कार्बन के कार्बन 12 आइसोटॉप है, उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। C12 आइसोटॉप इज टेकन, C12 आइसोटॉप इज टेकन as standard for the counting of क्या, elementary particles, counting of elementary particles। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है, तो ये सिंपल बात है, कुछ है नहीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
तो वही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं वही एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। एक्चुअली एलिमेंट्स के अंदर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या आएंगे, या कोई भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट या एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होगा या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होगा, तो उस सारे को हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हैं। हमारे केमिस्ट्री में तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब वही होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मीन्स क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है। इससे पहले हम लोग समझे स्पेसिफाइड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उसमें जितने भी पार्टिकल्स वहाँ पे मेंशन किए थे या बताए थे वही यहाँ पे होगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आयंस एटसेट्रा, ये सब क्या है, सब्सटेंस का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। तो उसी को काउंटिंग के लिए मोल्स आया, या मोल्स के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं या समझते हैं, और मोल्स को हम लोग ऐसे समझते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट बात हो गया। एक चीज़ और है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में, क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम डिस्क्रीट पार्टिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो गया। अब ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो गया वो क्या हो गया, एटम्स हो गया, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। वो जो सारे स्पेसिफाइड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में मेंशन किया गया था या जो बताए थे वो सारे यहाँ पे हो गया। एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है, प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आयंस हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल्स कहते हैं, डिस्क्रीट आयंस एटसेट्रा। डिस्क्रीट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्क्रीट पार्टिकल्स कहते हैं, और डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में अभी तक क्वेश्चंस में तो देखने को शायद नहीं ही मिला है, लेकिन मिल भी सकता है, ठीक है। अब ये कहेगा कि 1 मोल 2 मोल में इस एलिमेंट्स का कितने डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसीलिए यहाँ पे समझने की बात है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब ये सब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा, और भी कुछ जो भी होगा वो आप समझ सकते हैं। डिस्क्रीट का यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है, तो डिस्क्रीट जो होते हैं वो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इंडिपेंडेंट, उसको किसी भी दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। डिस्क्रीट का मतलब वैसे फिक्स्ड भी होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, या फिक्स्ड बोल सकते हैं। ये सब आप जो है बोल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, यहाँ पे समझने की यही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोई और पार्टिकल्स जो है उसके साथ क्या है, मर्ज किया हुआ है या घुसा हुआ है या उसे एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स अलग फिर होते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, फिर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो सारे के सारे अलग होंगे। अलग होने का यहाँ पे तात्पर्य या मीनिंग्स यही है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट जो भी होते हैं या वो फिक्स हो गए, उनका एक अपना सब सिस्टम, उनका एक अपना जो है क्या है, एरिया है या स्पेस है, जिस स्पेस को वो कवर कर रखे हैं तो वो है, तो इंडिपेंडेंट है दूसरे पार्टिकल से, इसीलिए इसको हम क्या कह दिए, डिस्क्रीट पार्टिकल्स कह दिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो
जो है मोल्स, अबाउट मोल्स में हम लोग जो है इतना ही समझ सकते हैं। इतना समझने के बाद जो है मोल किस तरह से कैसे स्टैंडर्ड था, C12 का कैसे इस तरह से किस तरह से यूज़ किया गया या वो स्टैंडर्ड है, वो उसी के रिस्पेक्ट में या उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं C12 आइसोटॉप्स में या उसी के रिस्पेक्ट में और भी दूसरे पार्टिकल्स को क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया या उसी को रेफरेंस या स्टैंडर्ड माना गया। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लिए, समझ लिए। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर जो है अगले क्लास में हम लोग जो है मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ेंगे, फिर मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है। अभी तीनों के टर्म में मोल को समझ लिए, पढ़ लिए, मतलब मोल पूरा समझ में आ गया। एक मोल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया इतने पढ़ने के बाद। अब इतने पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये इतना ही है, इसी में बहुत सारा चीज़ है। अब मोल को 3 लाइन में ख़त्म करना है, समझना है, तो वो तीनों लाइन का जो है इक्वेशंस लिख दिए या तीनों लाइन में जो रिलेशंस आते हैं, जो रिलेशंस समझते हैं हम लोग, वो लिख दिए तो उससे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो 11th के बच्चे हैं या जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं 12th में जाने के बाद, तो उनको जो है वो 3 लाइन्स का इक्वेशंस या रिलेशन से समझ में नहीं आएगा। उसको उसमें जितने भी सारे बातें हैं वो तीनों फॉर्म में समझने के लिए जो भी उसमें बातें समझा जाता है, तो वो समझने के बाद ही जो है मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।